मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। तमाम पार्टियां अपने मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाना शुरू हो गई हैं और ऐसे समय में तमाम पार्टी अपने जीत का दावा भी कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार बनेगी। लेकिन ये 10 मार्च बताएगा कि किसकी सरकार बनने वाली है और किसकी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन तमाम पार्टियां दावा कर रही हैं। तो अब चुनाव का माहौल है, इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि चुनाव के मुद्दों पर बातचीत की जाए, लोगों को जोड़ा जाए, लोगों से विचार लिए जाए कि पार्टियों में क्या चल रहा है और क्या उम्मीद है जनता से, जनता किसको चाह रही है मुख्यमंत्री देखना। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं असगर अंसारी, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से ताल्लुक रखते हैं और अभी अभी इनको एक नई जिम्मेदारी भी समाजवादी पार्टी की तरफ से दी गई है। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यक सभा का इनको राष्ट्रीय प्रदेश सचिव बनाया है। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे और सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपको ये नया पद मिला है असगर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं शुक्रगुजार हूँ मिल्लत टाइम्स का और जनाब इसरार साहब का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, अपने पोर्टल पे बुलाया मेरे इंटरव्यू के लिए। शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। शुक्रिया बार बार। जी, सबसे पहले सवाल ये कि आप लोग जनता के बीच जाना शुरू कर दिए, तो माहौल क्या लग रहा है? जनता क्या चाह रही है? किसकी सरकार बनना देखना चाह रही है? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2017 से 22 तक उत्तर प्रदेश की जनता ने 2017 में अपने द्वारा किए गए निर्णय को भोगा है, महंगाई के रूप में, बेरोजगारी के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में, इन तमाम मुद्दों से जनता उबने के बाद जनता ने यह मन बना लिया है कि अब आने वाली 2000 जो 10 मार्च का दिन होगा, उसमें ये निर्णय जनता उत्तर प्रदेश की देने जा रही कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। अच्छा, लेकिन एक तरफ ये भी आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी पर कि मुस्लिम मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है, कि जितने गठबंधन बने हैं उसमें कोई मुस्लिम नेता नहीं शामिल हो रहा है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश का मुसलमान है वो खुलकर समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करेगा या किसी और की तरफ जाने की सोच रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश का मुसलमान पिछली बार जब 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिसके मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, उस समय पे 17 लोग मंत्रिमंडल में शामिल थे, जिसमें 5 कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे और तमाम ऐसे लोग जो रहे जो राजमंत्री का और दर्जा प्राप्त मंत्री थे। तमाम ऐसे मुद्दे आए जैसे मदरसों का रजिस्ट्रेशन रहा है, मदरसों को मान्यता देने की बात रही है, और जैसे कब्रिस्तान जैसी ऐसी सुविधाएं जो कभी किसी सरकार ने नहीं सोचा था, जो मुसलमानों के हित में ही किया गया, जिसकी बाउंड्री वाल बनाई गई। और तमाम ऐसे मुसलमानों के मुद्दे, जैसे इसके पूर्व में समाजवादी पार्टी सरकार ने उर्दू अनुवादक की भर्ती की थी, उसी तरह से 2012 से 17 तक उर्दू टीचरों की नियुक्ति की गई। ये सारे जो कार्य पिछले हैं वो समाजवादी पार्टी को ये बताने के लिए काफी है कि वो मुसलमानों की कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी की सरकार हमेशा से मुसलमानों की हितैषी रही है, इसीलिए आज मुसलमान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है। अभी समाजवादी पार्टी में बहुत सारे लोग शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी में जो पहले थे, मंत्री रहा थे। तो लोगों ने आरोप लगाया कि ये ऐसे लोग हैं जो देखते हैं कि सरकार इनकी बनने वाली है या अब इस पार्टी की उतनी अच्छी छवि नहीं है प्रदेश में, तो पाला बदल लेते हैं और दूसरी पार्टी में जाते हैं। तो जैसे बड़े फेस रहे स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इनके आने की वजह से और मजबूत हो गई आपकी पार्टी? देखिए, ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने समाज का नेतृत्व करते हैं और अपने समाज में इनकी अच्छी खासी पैठ है, और इन्होंने 5 साल भले ही समाजवादी पार्टी में ना बिताया हो, भारतीय जनता पार्टी में बिताया है, उससे मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि इनको लग रहा है कि आने वाला मुस्तकबिल, आने वाला वक्त समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी पार्टी में इनकी जातियों के, इनके समाज के, इनके दबे कुचले पिछड़े लोगों का भला हो सकता है। इसी को सोच करके इन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इनका स्वागत इसलिए किया है कि हम
पिछड़ों की राजनीति करते हैं, हम दलितों की राजनीति करते हैं, हम अल्पसंख्यकों की राजनीति करते हैं, तो हमें सर्व समाज का भला करना है, तो हमें ऐसे नेताओं का इसलिए हम इस्तकबाल करते हैं। तो इनके आने से माहौल बना है कि नहीं उत्तर प्रदेश में फिर से कि हाँ अब सरकार कुछ हो लग रहा होगा कि बन सकती है सरकार, या जनता ज्यादा वोट देगी, बहुमत बनेगी, या कितनी सीटें आएंगी गठबंधन करके सरकार बना सकते हैं? जनाब, आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ताकतवर संख्या किसी की है तो वो पिछड़ा वर्ग की है, और ये मौर्य, सैनी, शाक्य, कुशवाहा भी पिछड़े वर्ग से ही आते हैं। और निश्चित है ऐसे तमाम नेताओं के आने की वजह से जो पिछड़ा समाज 2017 में बिखर चुका था, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों के साथ जा बैठा जिन्होंने झूठ बोल करके, बरगला करके इनको अपने पाले में करने का काम किया। और पूर्व में जो बीजेपी सरकार रही जिन्होंने पिछड़ों को धोखा देने का काम किया, इन सब चीजों की वजह से तमाम उत्तर प्रदेश की पिछड़ों की आबादी वाली जनसंख्या जो है वो कहीं ना कहीं पिछली बार जो हुआ 17 में उसके साथ धोखा, उस धोखे को खत्म करके समाजवादी पार्टी को वोट दे करके समाजवादी पार्टी की सरकार 10 मार्च के बाद बनाने का कार्य करेगी। लेकिन एक वही बात फिर से जो लगातार कही जा रही है, इस चुनाव में अखिलेश यादव आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो मुसलमानों का नाम नहीं ले रहे हैं, या नेताओं का नाम नहीं ले रहे हैं, मुसलमानों के मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। तो मुसलमान को क्या लग रहा है कि हमारा नाम तो नहीं लिया जा रहा, हम वोट देंगे, हो सकता है सरकार बन जाए, फिर हमें पूरी तरीके से भुला दिया जाए। तो आप कैसे इसको देख रहे हैं कि क्या मुसलमान वोट करेगा आपको? देखिए, पिछली बार पिछली सरकार हमारी और उसके पहले माननीय मुलायम सिंह यादव जी 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी मुसलमानों के हितों की रक्षा की है। मुसलमानों के मसले मसाइल को खत्म करके मुसलमानों को तरक्की के रास्ते पर ले चलने का प्रयास 2012 से 17 तक हुआ। मुसलमानों का सम्मान समाजवादी पार्टी में होता रहा है, होता रहेगा। मुसलमानों के बिना समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं खुद को कमजोर समझती है, इसलिए आप ये जान लीजिए कि मुसलमान समाजवादी पार्टी का है और समाजवादी पार्टी मुसलमान की है। ये दोनों छोटे बड़े भाई की हैसियत से समाजवादी पार्टी को लेकर के चल रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की रीति और नीति से मुसलमानों को कोई तकलीफ उत्तर प्रदेश में नहीं है। अच्छा, आप चूंकि प्रतापगढ़ से आते हैं तो प्रतापगढ़ में क्या लग रहा है कि 7 विधानसभा की सीटें हैं, कितनी सीट आप जीत सकते हैं और उम्मीदवार कैसे आपको मजबूत मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वहां पर? देखिए, उम्मीदवार की कमी नहीं है हमारे प्रतापगढ़ में। हमारा उम्मीदवार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको टिकट दे देंगे वो उम्मीदवार होगा, और उम्मीदवार कोई कमजोर या मजबूत नहीं होता है, मजबूत करने का काम कार्यकर्ताओं का होता है। और प्रतापगढ़ जनपद के सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बार कमर कस लिया है कि प्रतापगढ़ जिले में 7 सीटें हैं, कमोबेश हम 7 सीट जीतने जा रहे हैं। और प्रतापगढ़ की भागीदारी उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों में मैं समझता हूं 7 सीट की भागीदारी इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में होगी। ठीक, आप तो दावा कर रहे हैं कि 7 सीटों जीतेंगे, लेकिन प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला रहा है कि जिसकी भी सरकार रही वहां से कोई ना कोई मंत्री रहा, लेकिन फिर भी प्रतापगढ़ उतना डेवलप नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। मंत्री होने के बावजूद भी वहां की सड़कें ऐसी हैं कि आप देखेंगे तो खस्ता हालत है, टूटी फूटी है, सड़कें नहीं बनती हैं, पूरा कार्यकाल चला जाता है, जब खत्म होने लगता है तो सड़क बन जाती है। तो इसको कैसे देख रहे हैं आप कि जनता तो वोट देती है, पिछली भी सरकार में प्रतापगढ़ से मंत्री रहे, इस सरकार जो 5 साल चली उसमें भी प्रतापगढ़ से मंत्री रहे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रतापगढ़ में वो कार्य नहीं हुआ जो जनता चाहती थी कि हम वोट देंगे तो हमारे भले के लिए काम होगा। उसका इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उस मामले को संज्ञान में लिया है। पिछली बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बात को राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजने का काम किया था, जिस पर सुनवाई हो रही थी। उसी दरमियान चुनाव हो गया। चुनाव होने के बाद में 17 में बीजेपी की सरकार आ गई, तब से प्रतापगढ़ के रास्ते, गलियां और गड्ढा युक्त हो गए। लेकिन इस बार चाहे जो मंत्री प्रतापगढ़ से बनेगा
उसको जनता का काम करना जरूरी होगा। वरना प्रतापगढ़ की जनता, प्रतापगढ़ के कार्यकर्ता उसकी शिकायत, उसको हटवाने का काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ कह करके करेंगे। तो किन मुद्दों पर आप लोग प्रतापगढ़ में चुनाव लड़ेंगे? प्रतापगढ़ में क्या मुद्दा होगा? क्योंकि प्रतापगढ़ से आप आते हैं, इसलिए मैं प्रतापगढ़ का जिक्र कर रहा हूँ। वहां पे क्या मुद्दे होंगे, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? प्रतापगढ़ में सबसे पहला मुद्दा होगा विकास का। प्रतापगढ़ में पहला मुद्दा होगा, जैसे कि एक एटीएल फैक्ट्री थी, कभी वो बंद पड़ी है, तो ऐसे रोजगार प्लांट का जिसमें हजारों, 2-4 हजार लोगों को नौकरी मिल सके। प्रतापगढ़ में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए कॉलेजेस की जरूरत है और बढ़ाने की जरूरत है, वो किया जाएगा। और प्रतापगढ़ में कोशिश ये की जाएगी, सबसे बड़ी जो व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर की है, उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का काम हम लोग समाजवादी पार्टी के मुखिया से कह करके कराने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और इन मुद्दों पर बातचीत करी आपने कि जो उत्तर प्रदेश में अभी चल रहे हैं और किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे। चूंकि प्रतापगढ़ से आप हैं, इसलिए मैंने प्रतापगढ़ के खासतौर पर जिक्र किया वहां पर। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। तमाम पार्टियों ने अपनी पहली लिस्ट भी जारी कर दी है कि ये प्रत्याशी हमारे यहाँ से लड़ेंगे। तमाम पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं कि हमारी जीत होगी, हमारी सरकार बनेगी। लेकिन आने वाला 10 मार्च बताएगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है। क्योंकि 5 साल डबल इंजन की सरकार वहां पर चली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने कामों को गिना रहे हैं। जो 5 साल उन्होंने किया है, वो तो दावा ये कर रहे थे कि हमें कई जगह से टिकट मिला। पार्टी कह रही है मैं मथुरा से लड़ना चाहता हूँ, अयोध्या से लड़ना चाहता हूँ, लेकिन पार्टी ने दोनों जगह से टिकट नहीं दिया उनको। अब उनको गोरखपुर का टिकट दिया है। तो अखिलेश यादव ने इस पर ट्वीट करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी की पार्टी ने ही पहले उनको घर भेज दिया है। यानी अब उन्होंने अपने जीत का दावा कर दिया है कि मुख्यमंत्री जी की पार्टी ही ने पहले उनको घर भेज दिया है। हम तो 10 मार्च को भेज रहे थे, लेकिन पार्टी ने अभी भेज दिया है। तो अब आने वाला ये वक्त बताएगा किसकी सरकार बन रही है। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।